बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। जी हाँ नाज़रीन, ज़िंदगी में कई रास्ते मिलते हैं और हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वक्त पर सही रास्ता चुन सकें। अक्सर ऐसा होता है कि जब रास्ते हमारे नहीं मिलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन चैनल विन की ये पूरी कोशिश है कि हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए आपको सही रास्ता बताया जाए। यही कोशिश होती है। तो आज के प्रोग्राम में आप तमाम के भेजे गए सवालों से शुरुआत करेंगे। उससे पहले आइए हम मुलाकात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं बेहतरीन करियर काउंसलर, मोटिवेटर। आइए मुलाकात करते हैं किसी और से नहीं बल्कि जनाब SM रज़ा सर से। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआएं आपकी और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट्स को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे। सर बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि आप लोग कामयाबी के रास्ते में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ लोग तो इस शो से फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम लोगों का और उन लोगों का भी जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। जी आप प्रोग्राम देखते हैं और जो भी हमारी बातें हैं हम आप तक पहुंचाते हैं और उसको एक मशअल राह बना के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और परवरदिगार आलम से तमाम बच्चों के लिए जितने हैं उनके ब्राइट मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी दुआएं। जी। इसी दुआओं के साथ एक ज़बरदस्त फीडबैक है, मैं पढ़ना चाहूँगा। उनका छोटा सा भी सवाल है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई सालों से प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि टेलीविज़न स्क्रीन पर आप इसे देखें। मैं पढ़ रहा हूँ सर, इजाज़त है? और जी प्लीज़। काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा है, अच्छा लगता है कि इतना वक्त इन्होंने निकाला और उसके बाद एक मैसेज भेजा है चैनल विन के लिए। सर मैं पढ़ना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सना फ्रॉम दिल्ली। सर आई रियली लाइक योर चैनल। सर ये मैसेज मेरी अम्मी की तरफ से है। उन्हें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। वो हर संडे 10 बजे से पहले ही चैनल विन लगा देती हैं ताकि आपकी एक बात भी उनसे मिस ना हो। आप जो भी कुछ बताते हैं उसे वो बहुत ध्यान से सुनती हैं, फिर हम सब सिस्टर को बताती हैं और हमें भी वो आपका प्रोग्राम दिखाती हैं। आपकी हर दुआ पर आमीन कहती हैं। सर वो आपका शो काफ़ी सालों से देख रही हैं। जब आपने मेरी छोटी सी सिस्टर ज़ैनब खातून के सवालों का जवाब दिया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट 3 बार देखा था एंड शी बिकम इमोशनल। आपका प्रोग्राम हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा आपको दुआ देती हैं। एंड आई वॉन्ट टू बोथ ऑफ़ यू सर दैट प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई मदर इन योर प्रेशियस दुआ। सर आप दुआ करें कि हम तीनों बहनों को कामयाबी मिले ताकि हम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे उतर सकें। और सर प्लीज़ दुआ करें कि मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नो का रिज़ल्ट आए और ऐसे ही घर में खुशी की लहर आ जाए। प्लीज़ रिमेंबर माई होल फैमिली इन योर दुआस बिकॉज टीचर की दुआ स्टूडेंट के हक़ में बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है। थैंक यू सो मच। आई विश योर चैनल गेट मोर एंड मोर नेम एंड फेम इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़। सर सना का ये मैसेज यकीनन हमारे दिल को छू गया है और आपके भी दिल को छुआ होगा कि इस तरह से पेरेंट्स की अगर हम ख़ास कर बात करें तो शो को लगातार देखना कई सालों से और देखने के बाद बच्चों को बताना, यानी इतनी अहमियत देना, बच्चों के करियर के ऊपर इतना फोकस करना, वो भी ये चैनल विन का जो प्रोग्राम है आधा एक घंटा जो आता है उसको देखना सर एक बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में। सर आपको क्या लगता है? यकीनन दिल छू लिया है इनके अल्फाज ने। देखिए, तालीम के रास्ते में जो भी कदम इंसान बढ़ाता है दरअसल वो भी एक इबादत का रुकन है। और आपकी ख़ास तौर से सना की जो इन्होंने अपनी वालदा के बारे में लिखा है कि प्रोग्राम देखती हैं और बच्चों से डिस्कशन करती हैं, तो अच्छी चीज़ों को जानना ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसको दूसरों तक पहुंचाना ये ज़्यादा उससे इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। और आपकी वालदा के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आप तीनों बहनों की इतनी अच्छी तरबियत वो कर रही हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ऐसे वालिदैन मिलते हैं। जी बिल्कुल, लकी हैं। तो आप सबसे पहले तो अल्लाह की एक आपके लिए एक मैं कह सकता हूँ रहमत जो है वो माँ आपकी, और इतनी आपके लिए सीरियस जिसको कहा जाए सारे अटेंशंस उनके हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो प्रोग्राम देखती हैं आप और आपकी वालदा से मैं यहाँ मुखातिब हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह से दुआएं ज़ाहिर है। और जो इंसान दूसरों के लिए दुआएं करता है तो अल्लाह तो उस पर हमेशा मेहरबान होता ही होता है। जी बिल्कुल। तो कहा ही गया है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो परवरदिगार आलम आपके हक़ में अच्छा करता है। तो बस आपके लिए मैं क्या दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह से बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप सेहतमंद रहें,
जी बिल्कुल और आप जैसी औरतें दूसरी औरतों के लिए एक रोल मॉडल हैं। बिल्कुल। दूसरी माएँ भी जो सुन रही हैं हमें, वो उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ही करना है कि अपने बच्चों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा आगे निकलने का है। जब तक आप अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होंगे, चीज़ें बहुत आसानी से, मरहला यानी इतना मुश्किल है कि बहुत आसानी से उसको आप पार नहीं पा सकते। तो बच्चों के साथ आपको खड़ा होना है और बहुत अच्छा आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। सना, आप पढ़ें और इतनी मेहनत आप कर रही हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक बेहतरीन रिजल्ट आपका इंशाल्लाह आएगा। और बल्कि हम तो इंतज़ार में रहेंगे कि आप अपने रिजल्ट को हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल। जिस दिन शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है, और भी हमारी खुशी ज़्यादा बढ़ेगी और होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब बच्चे इतने सिंसियर होते हैं। और देखें साजिद साहब, जिन बच्चों के जहन में अपने माँ बाप की इज्जत और उनका एहतराम होता है, वो बच्चे तरक्की करते ही करते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक। क्योंकि हमेशा उनके जहन में ये होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपने वालिदैन के लिए, अपनी माँ जैसा के लिए इन्होंने कहा है कि हम लोग कामयाबी हासिल करें और खुशी की लहर घर में आए और माँ बाप का सर ऊंचा हो जाए, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है कि जब बच्चे माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, यहाँ पर आपके वालिदा के लिए एक और मैं बात कह रहा हूँ, और हम लोग कितनी बार कह चुके हैं कि समाज मजबूत तब होगा जब लड़कियाँ पढ़ लिख के आगे निकलेंगी। तो आपकी वालिदा इस काम में बहुत बड़ा एक यहाँ पे रोल अंजाम दे रही हैं। बिल्कुल। फिर से दुआएं हैं कि आप सेहतमंद रहें। बिल्कुल। और हमने आपका मैसेज पढ़ा, यकीनन वो सभी लोग, जिस तरह से आपकी वालिदा आमीन कहती हैं, वो सभी लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा है। और किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए रहेगी, आपको जानना है कि आगे आपको और क्या करना है करियर में, तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने सवालात भेज सकती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा तमाम बच्चों से, अभी जैसे इस तरह से कोविड का दौर चल रहा है, बाहर ना जाएं, क्योंकि घर में जो बुजुर्ग आपके हैं वो आपके लिए एक नेमत है परवरदिगार आलम की। तो अगर आप बाहर जाएं और कहीं से आएँ और कुछ परेशानी घर में पैदा हो, तो हमेशा अपने आप को आइसोलेट, सारे SOPs को आप फॉलो करें, अपने आप को सेहतमंद रखें, क्योंकि जब आप सेहतमंद रहेंगे तो आपके पेरेंट की ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, क्योंकि उनका एक एक पल आपकी तरफ लगा होता है, एक एक सोच आपकी तरफ हमेशा उनकी लगी होती है कि आप खुशहाल रहें, अच्छे रहें। ओके सर, थैंक यू। इसी के साथ एक और सवाल आया है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हमारा नाम सैफ रिजवी है और हम मुंबई से हैं। आई एम इन माई 3rd year of BSc IT and I am planning to opt for Masters in Data Science. I am planning to do this course degree in UK since it's accept 12 plus 3 year of education and provides a lot of opportunity for international student. I want to know more about how it will be pursuing a MS in Data Science in UK and what are the some of the top university there, and if there are any scholarship available for the student like me, please help me. बहुत बहुत विशेज़ आपके लिए जी कि आप UK जाएं और इस कोर्स को करें। डेटा साइंस का ज़माना आने वाले टाइम में। सर, इनका आप जवाब दें, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स हैं, बहुत इन्होंने बताया है, इसलिए ये जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और इंटरनेशनल लोगों से मुलाकात होगी। तो ये इंडिया से अगर करते हैं तो क्या इन्हें इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा? एकदम सिंपल सवाल करूँ, क्योंकि न जाने ऐसे कितने लोग भी ये सोच रहे होंगे कि अगर हमको डेटा साइंस करना है या डाटा साइंस करना है तो हमको UK ही जाएंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है साजिद साहब। ओके। और सॉफ्टवेयर के मामले में तो इंडिया अपने आप में वर्ल्ड में एक मुकाम रखता है, आप देखें। जी बिल्कुल। तो डाटा साइंस के लिए अगर आप देखें, IIIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस हैं इंडिया में 23 कॉलेजेस हैं, IIIT के नाम से मशहूर हैं, तो वहाँ भी डेटा साइंस पे कोर्सेज आ गए हैं। तो अगर आप यहाँ से ट्राई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप IISc बेंगलोर में भी डेटा साइंस का कोर्स है, वहाँ से अगर आप ट्राई करें। और IISc बेंगलोर की अगर रैंकिंग बताऊँ पूरे वर्ल्ड में मैं बता रहा हूँ तो टॉप यानी 100 के अंदर उसकी भी रैंकिंग आती है। IIITs में IIIT हैदराबाद बहुत अच्छी रैंकिंग है उसकी जी। तो यहाँ भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं। एक तो ये डाउट्स मेरा क्लियर हो गया और लोगों का भी हो गया, कहीं ऐसा ना लगे कि अगर आपको डाटा साइंस करना है तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, वो भी यूरोपियन कंट्री की तरफ। ऐसा कुछ भी नहीं। और बड़ी अच्छी बात दैट के नहीं होगा, एकदम नहीं है। और यहाँ से एक बात और जोड़ रहा हूँ साजिद साहब, कोई भी कोर्स आप ले लें दुनिया के किसी भी कोने में, अगर वो कोर्स हो रहा तो कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि यहाँ की फीस वहाँ के एतबार से बहुत सस्ती भी है, क्योंकि वहाँ डॉलर में आप पे करेंगे, यहाँ रुपीज में तो सस्ती फीस भी है। स्कॉलरशिप वहाँ भी मिलती है तो स्कॉलरशिप यहाँ भी। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि पॉपुलेशन है, बड़ी कंट्री है, नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं और एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे टफ होता है। बस एक चीज है, अब आपको यूके निकलना है तो एकदम आप चलें। और बहुत सारी यूके में डाटा साइंस का तो जमाना है,
जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी सब में ये कोर्स है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी का नाम आप बता सकते हैं यूके में? अब तो सबसे अच्छा तो आपको बताओ तो, अरे आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ही ले लें, उसमें भी एक कोर्स है। ओके। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी में, फिर से आपको कह रहा हूँ, इतनी टॉप यूनिवर्सिटीज आप ले लेंगे, यूके की ले लें या आप स्कॉटलैंड की ले लें, इनमें सब में, वेल्स में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आप, यूके की मैं बात, इंग्लैंड की बात नहीं करके पूरे यूके की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ हर टॉप इंस्टीट्यूशन में आपको इस तरह का कोर्स मिलेगा। अच्छा, इंडिया में एक चीज़ आपको बताऊँ जी, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है सर कि टेक्नोलॉजी के अलग से पर्टिकुलर कॉलेज हो गए, IITs आ गया, NITs आ गए, IIITs आ गए, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, यूके, US, इस तरह के जो आप टॉप वहाँ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको दुनिया की जितनी सारी ब्रांचेस हैं सब पे वहाँ पे आपको स्टडी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं स्टैनफोर्ड गया या कैलिफोर्निया गया या MIT गया, तो MIT में आपको ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी, मैनेजमेंट भी, मेडिकल साइंसेज भी, इंजीनियरिंग भी, डाटा साइंस भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। ओके। तो ये जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस यूके की हैं सब में अवेलेबल होगा। आप जैसे साजिद साहब ने आपके सामने बात रखी, पहले इंडिया के लिए आप ट्राई कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे एक बार आप ट्राई करें। जी सर, जैसे BSc IT बहुत अच्छा कोर्स है, No जहाँ doubt. तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप बताइएगा। जी, जी। और इसके बाद इन्होंने डाटा साइंस का प्लान किया है कि मास्टर वो करना चाहते हैं, वो भी यूके से। तो अगर BSc IT के अलावा अगर ये कोई और कोर्स की तरफ मास्टर करना चाहें, मतलब BSc IT इनका ग्रेजुएशन हो जाएगा 3 ईयर में, अगर मास्टर में किसी और फील्ड में जाना चाहें तो आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल डाटा साइंस के। 2-3 चीजें मैं, एक तो कनेक्टेड MSc IT कर सकते हैं ये, ओके, ठीक। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी आप निकल सकते हैं, 2 हो गए। और तीसरा MBA इन IT मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। देखें अब IT के साथ मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन भी आ गया, राइट। जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपका है, एग्रो प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन ले लें, जैसे आपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सुना था आपने, उसी तरह से IT मैनेजमेंट के साथ भी एक कॉम्बिनेशन निकल के आया, तो आप MBA इन IT भी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन इनके लिए निकल के आ सकता है सामने। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। और अगर आप प्लान कर ही चुके हैं, आपकी सारी तैयारी है, तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं। ये सवाल जो हमने ऐड किया था ये आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी साथ ही साथ था, कहीं कोई ऐसा ना सोचे कि अगर डेटा साइंस करना है तो बाहर ही जाके करना पड़ेगा। इसमें और एक चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ साजिद साहब, जितना इनको पैसा यूके में लगेगा उसी सेम पैसे में ये US में भी कर सकते हैं, सिंगापुर में भी कर सकते हैं, फ्रांस भी कर सकते हैं। ये भी सारी कंट्रीज के ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, क्योंकि सबकी फीस ऑलमोस्ट एक ही जैसी है और सबके स्कॉलरशिप की स्कीम ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। तो अगर आपको यूके में मौका नहीं मिलता है तो इन सारी कंट्रीज़ में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। सलामुन अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम कनीज़ ज़हरा है। मेरा एक क्वेश्चन है कामयाबी के रास्ते में कि मैंने अभी 12th पास आउट किया है और मुझे कोई अच्छा कोर्स बताइए प्लीज़, जिससे मुझे आगे चलकर जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये PCB से हैं सर। पैरामेडिकल के देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं साजिद साहब, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं जी। आपने फिजियोथेरेपी के बारे में एक प्रोग्राम में क्वेश्चन मार्क किया था, अब बताया भी था आपने, फिजियोथेरेपी कर सकती हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोर्सेज आप कर सकती हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के कोर्स कर सकती हैं, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी के कोर्सेज कर सकती हैं। BDS अगर आपका जहन करता है उधर आप निकल जाएं, या BSc बॉटनी जूलॉजी करके आगे लाइफ साइंसेज की तरफ निकल जाएं। तो ऑप्शन की कमी नहीं है, आपको ट्राई करना है, जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो। सब लोग यही सोचते हैं, इनका भी यही सोचना है कि कोई ऐसा कोर्स अब 12th के बाद करे जिसकी डिमांड अच्छी हो मार्केट में। मेडिकल फील्ड में जब से कोविड का इम्पैक्ट आया है दुनिया पे जी, मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है ऐसे प्रोफेशनल की, खा वो ब्लड टेस्टिंग वाले प्रोफेशनल्स हों जिसको MLTs के कोर्सेज आप करके आप जा सकते हैं, या आप नर्सिंग में आप देख लें। तो ऑप्शंस पैरामेडिकल में कम नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप निकलें। जॉब मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज में, जैसे एक बार हमने प्रोग्राम में बताया था कि BSc नर्सिंग एंड BSc रेडियोलॉजी, ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट 0% है। ओके, यानी आप करें और आपके लिए BSc नर्सिंग के ऊपर हम लोग ने एक और प्रोग्राम भी किया है डिटेल में, और आपने बताया था कि एक ऐसी फील्ड है इंडिया में वाहिद जिसमें मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट 0% है। तो ये सब सारे पैरामेडिकल के जितने सारे कोर्सेज हैं सब में एम्प्लॉयमेंट के बहुत सुनहरे मौके हैं। तो कोई भी एक कोर्स अपने चॉइस का आप ऑप्ट कर लें और इंशाल्लाह आप बढ़ें। बस ध्यान रखिएगा कोर्स को अच्छे कॉलेज से करना है आपको। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा निकल के आ सकता है, सोचिए अच्छे कॉलेज से कीजिएगा बस। ओके, थैंक यू। और इसमें एक और बात इनको मैं जोड़ना चाहूँगा, देखिए ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस जो एम्स दिल्ली है
पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज आप ले लें साजिद साहब, आपको जान के हैरत होगी कि वहां 1 साल की फीस 1000 रुपए से कम है। अच्छा, ओके। यानी बीएससी ऑप्टोमेट्री का मैं देख रहा था फीस 780 या 790 रुपया पर एनम की फीस आती है। मैं 1 महीने की या 1 हफ्ते की फीस नहीं बता रहा हूं। ओके। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आप पहुंचेंगी तो फीस भी कम होगी, और जब वहां से डिग्री करके निकलेंगे तो प्लेसमेंट भी अच्छा तो होगा। प्रीमियम इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए इन्हें नीट का सहारा लेना पड़ेगा या जो सेपरेट? है ओके, सेपरेट एंट्रेंस। ओके, सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होगा, चाहे वो इंस्टीट्यूट कोई भी हो। राइट। ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना सेपरेट एंट्रेंस रखते हैं, और कुछ 12th के मार्क्स के बेस पे भी ओके। लेते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं, कहीं परसेंटेज क्राइटेरिया और कहीं एंट्रेंस बेस है। एग्जैक्टली, यू राइट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सलामुन अलैकुम रज़ा सर, मैं मंतशा हूँ सर। मेरा 12th कंप्लीट होने वाला है और जुलाई में मेरा एग्ज़ाम है। आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को आपका शो बहुत पसंद है। हम सब आपका शो देखते हैं। SM रज़ा सर, मुझे आपसे CA के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और किस मंथ में इसका एग्ज़ाम होता है। अल्लाह ब्लेस यू, आपके चैनल को कामयाबी मिले। जैसा आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं और सारे बच्चों को एक रास्ता मिलता है कुछ बनने का। सर आप मुझे भी बता दो कि ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूं। सर यू रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस दुआ। सर गिव मी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लास्ट आई विश दैट यू गेट मोर सक्सेस थ्रू योर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मंतशा। सर क्या कहना चाहेंगे? CA के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये भी पूरी फैमिली के साथ शो देखती हैं और बहुत सारी दुआएं दे रही हैं आपको और चैनल विन को भी। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि छोटे बच्चे अगर दुआएं करते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी दुआएं अल्लाह पहले सुनता है। बेशक। तो बहुत बहुत शुक्रिया पर्टिकुलरली आपके पेरेंट्स का और आपकी माँ और जो भी लोग प्रोग्राम से जुड़े हैं उन तमाम लोगों का। 12th के एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने कहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अभी 12th के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। CA बनने के लिए ICAI ये एक इंस्टीट्यूट, एक बॉडी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। और 12th के बाद CA बनने का रास्ता क्या होता है साजिद साहब? फाउंडेशन का इनको CPT एक एग्जामिनेशन होता है, वो इनको फेस करना होगा जी। CPT एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 फेज़ आपके सामने आएंगे। एक होता है इंटरमीडिएट और दूसरा होता है फाइनल। इंटरमीडिएट में कुछ नंबर ऑफ पेपर्स होंगे, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी एंड देन फिर फाइनल का एग्जामिनेशन आपको देना होगा। और फाइनल में भी आपको 6-7 पेपर आपको क्वालिफाई करने होंगे। CA के लिए बताऊं, जॉब के लिए तो सोचना ही नहीं है साजिद साहब। कुछ ही तो ऐसे स्ट्रीम हैं जहां से आपको प्रोफेशनल उस तरह की डिग्री पाने के बाद जॉब के लिए आपको वेट नहीं करना है। उसमें CA एक और CA की डिमांड बहुत ज्यादा है और CA बहुत ज्यादा कम है इंडिया में। यस। ओके। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आप खुद अपनी ऑफिस ओपन करके आप अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो CA के बारे में तो सोचना ही नहीं कि जब कंप्लीट करेंगे तो जॉब की कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, एकदम नहीं आएगी। और बेहतरीन आपका चॉइस है और आपने सोचा है तो आप मेहनत भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और कामयाब भी होंगी। और बहुत सारे अब तो ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं जी। सारी चीज़ें तकरीबन हो ही गई हैं। खासकर एकेडमिक की बात करें तो टोटली ऑनलाइन बेस्ड है, ऑनलाइन हो रहा है। और एक बार जब ऑनलाइन से सारी चीज़ें अटैच हो जाती हैं तो फिर ऑफलाइन की तरफ आने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है। तो मैं आपके जरिए और भी बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में एजुकेशन का पैटर्न भी बहुत रैपिडली चेंज होगा जी। अब वो हो भी रहा है, वो देख रहे होंगे आप। क्योंकि जब पहली बार हम लोग पिछले साल जब ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े थे साजिद साहब जी, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आते आगे बढ़ता गया सारी चीज़ें उसमें रेक्टिफिकेशन होती गई और इम्प्रूवमेंट होता गया। तो अभी ऑनलाइन का पैटर्न बहुत प्रॉपर चल रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आने वाली हैं। तो ICAI ने एक एंड्रॉयड पे ऐप डेवलप किया है BOS नाम से। उसको आप डाउनलोड करें, आप एंड्रॉयड ऐप है BOS करके, ICAI BOS आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। उसे आप डाउनलोड करें, उस पर सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CA, कब एग्ज़ाम्स होंगे, CPT का फॉर्म कब निकलेगा, इंटरमीडिएट में कितने आपके सब्जेक्ट्स होंगे, फाइनल में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, CA आप कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप उससे वहाँ पे सारी जानकारी आप लें और बीच बीच में जब भी मौका मिले हम यहाँ से खिदमत करने के लिए तैयार। जी बिल्कुल जी। और ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आप जो है
लाइव लेक्चर सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा ऐप डेवलप किया गया है। जी। ओके। और इसी तरह से साजिद साहब, जो बच्चे स्कूल में हैं तो NCERT ने भी अपनी, आप देखें गूगल पे चले जाएं, NCERT की सारी किताबें मौजूद हैं और यानी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की सारी किताबें मौजूद हैं, प्रैक्टिकल्स की सारे उसमें डेमोज मौजूद हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जो है NCERT ने डाल रखे हैं, आप 9th में हो, 10th में हो, 6th में हो, तो सारी चीज़ें आजकल साइट पे अवेलेबल हैं, उसका हमको फ़ायदा उठाना है। जी बिल्कुल। इसी के साथ एक सारी प्रॉब्लम तो हमारे साथ है, लेकिन सारे सॉल्यूशंस हमको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा माँ बाप परेशान है कि अब 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो किस तरह से डिक्लेयर होगा। साथ ही साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सर बताइए कि अभी 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं जी, अब ये है कि रिजल्ट आएगा जी, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो कैसे आएगा, एक बड़ा सवाल है जी। तो क्या अपडेट है, कैसे प्लानिंग की जा रही है बोर्ड्स की कि किस तरह से बच्चों के रिजल्ट जो है आएंगे? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल। देखिए CBSE को मैं लेके चल रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं ICSE के बारे में भी डिस्कशन करूँगा, क्योंकि एक पैटर्न जो आता है ऑलमोस्ट सारे तकरीबन वैसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि यही टाइम होता था रिजल्ट आने शुरू हो जाते थे। एग्जैक्टली। और बल्कि मार्च में एग्जाम होते थे और मई जून में ही रिजल्ट जी, अब तो जुलाई आ गया और नए सेशन की शुरुआत भी हो जाती थी और कोविड की वजह से थोड़ी परेशानी है। तो इस बार जो 10th का CBSE ने जो अनाउंसमेंट किया है, 10th का भी और 12th का भी, तो 10th का तो रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 से 20 जुलाई के बीच में इंशाअल्लाह CBSE का जो बच्चे 10th में हैं, आपके घर में दुआ, मतलब अभी परवरदिगार आलम से मैं दुआ गो हूँ कि आपके घर में खुशी की लहर दौड़ जाए। और 12th बोर्ड का CBSE का रिजल्ट जो है तकरीबन लास्ट वीक यानी 30th जुलाई उम्मीद की जा रही है कि वो रिजल्ट उसका भी आ जाएगा। ओके। अब क्या हुआ है कि यहाँ जो 10th एंड 12th का जो रिजल्ट दिया जा रहा है वो अब उसमें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो उसमें क्या किया जा रहा है कि जो आपने स्कूल में थ्रू आउट एकेडमिक ईयर जो आपने पढ़ाई की है, जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, जो इंटरनल एग्जामिनेशंस हुए हैं, जो प्री बोर्ड हुए हैं, उनके बेस पर वहाँ से मार्क्स का एक रेशियो है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा बच्चों को, उसको ले करके 10th का आपको रिजल्ट बना के दिया जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके साथ मैं कुछ अपडेट से चाहता हूं कि आप बच्चों तक पहुंचाएं। फॉर एग्जांपल JEE मेंस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा फेमस है और नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है जी। ये दोनों एग्ज़ाम को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है कि कैसे पास आउट करना है। और इस बार जब जिस तरह से पैंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया गया है, और या मतलब कुछ जैसे JEE मेंस की अभी तक कोई डेट आई नहीं है, जैसा कि जो पहले वाली डिक्लेयर है वही डेट पर एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अपडेट अगर मैं कहूँ कि क्या अपडेट और आने की मतलब आ सकती है और किस तरह से इन्हें तैयार रहना है बच्चों को? बहुत अच्छे पॉइंट पे आपने यहाँ पे इशारा किया है जी। और बड़ी रैपिड जितनी सारी इन्फॉर्मेशंस और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं बहुत जल्दी लिए जा रहे हैं। इसकी वजह है कि अब एकेडमिक ईयर शुरू करना है जी। और आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव भी हो रही है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप देखिए कि अभी JEE मेंस के 2 सेशन इस बार अनाउंस ये हुआ था कि साल में 4 बार होगा मेंस का एग्ज़ाम होगा, और 4 बार में ये हालत हुई कि 2 एग्ज़ाम्स तो बड़े आराम से हो गए, लेकिन रिमेनिंग जो 2 एग्ज़ाम्स थे वो कोविड की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। वो जो 2 एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए उनकी डेट्स आ गई है। ओके, अच्छा आ गई है वो डेट आ गई, तो यानी एग्जाम होगा अब आगे नहीं बढ़ेगा अब नई डेट आ गई है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्टपोन्ड अप्रैल एंड मई सेशन 3 एंड सेशन 4 ऑफ JEE मेंस 2021। हम लोगों ने प्रोग्राम में भी आपको बताया सारे बच्चों को कि सेशन 3 एंड सेशन 4 की डेट आ चुकी है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ये सेशन 3 की बात मैं कर रहा हूँ, 6 से 8 जुलाई तक आप कर सकते थे, ये डेट आप की निकल चुकी है। और ये एग्ज़ामिनेशन हो रहा है 20 से 25 जुलाई 2021 में, और उसके बाद जो 4th सेशन जो मई में होने वाला था उसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 9 से 12 जुलाई रात 9 बजे तक, यानी 12 जुलाई को रात 9 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो 4th सेशन के एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है वो है 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे आपके। तो जिन बच्चों ने अभी JEE मेंस का फॉर्म नहीं फिल किया था वो 4th सेशन के लिए 9 से 12 जुलाई के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
और जिन बच्चों को बी आर्किटेक्चर एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग देना होगा वो 4th सेशन में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी डेट जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की है वो 9 से 12 जुलाई के बीच में है। तो दोनों मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, 1 वीक के अंदर ही है, 1 वीक के अंदर हो रहे हैं। यानी जो 3rd सेशन है उसकी डेट जो है 20 से 25 जुलाई की है, और जो 4th सेशन है उसकी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में एग्जामिनेशन की डेट। ओके, बहुत टफ टाइम है आई थिंक बच्चों के लिए जो जेईई मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं। और दोनों के लिए आपको अगर पहले जिन बच्चों ने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। आई थिंक अभी तो डेट शायद एक आध दिन बचा हो जी एप्लीकेशन का, बची क्या लगता है क्या अपडेट है? राइट, तो चौथे वाले सेशन की डेट अभी बची हुई है, 3rd वाले की तो निकल चुकी है जी। वो भी हम स्क्रीन पे इंशाल्लाह तमाम बच्चों के लिए शो करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि देखें, कभी कभी क्या होता है बच्चे अपने से प्री एजम्पशन में आ जाते हैं कि अभी कोविड है, एग्जाम की डेट और एक्सटेंड होगी और ज़्यादा एक्सटेंड होगी। तो यहाँ से मैं नीट के बच्चों के लिए कहूँगा कि जब तक आपके पास कोई एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मान के चलेंगे कि ये मैसेज भी आ रहा था व्हाट्सएप वगैरह पे भी, सोशल मीडिया पे भी हमने भी थोड़ा पढ़ा था कि शायद आगे बढ़ जाए नीट का। तो जो 1 अगस्त डिक्लेयर था 2021 राइट, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक कोई ऐसी एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आई है, कुछ नहीं है, लेकिन हमको मान के चलना है कि 1 अगस्त ही एग्जाम होगा। क्योंकि अब ये सोचना चाहिए सर, जैसे आपने बताया कि जेईई मेंस इतने कम टाइम में 3rd एंड 4th दोनों एग्जाम होने वाले हैं, of course. तो शायद नीट भी अब आगे नहीं बढ़े। मुझे लगता है अगर बढ़ेगा भी साजिद साहब तो वो हमारे लिए एक प्लस, एक पॉजिटिव हमारे लिए अप्रोच ये होगा कि हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और अपने आप को रिवाइज अपने सिलेबस को करने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम होगा ये तय है, ये मान के मुझे अभी अपने आप को 1 अगस्त के लिए ही तैयार करके चलना है। अगर एग्जामिनेशन सपोज अगर 1 अगस्त में नहीं होकर 20 अगस्त में होता है या सितंबर के 1st वीक में होता है, तो ये आपको बोनस टाइम मिलेगा अपने सिलेक्शन को और कंफर्म करने के लिए, अपनी रैंक को और इम्प्रूव करने के लिए। तो 1 अगस्त ही मान के आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे देखें एक चीज और, जो मेंस के लिए आप जो फॉर्म फिल करेंगे, तो पहले जनरली क्या होता है कि जब भी कोई फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसके बाद एक करेक्शन की विंडो ओपन होती है कि अगर आपको फॉर्म फिल करने में, सेंटर को चूज करने में कोई गलती हो गई हो तो आप उस विंडो का इस्तेमाल करके करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो जेईई मेंस का 3rd एंड 4th सेशन होने जा रहा है, उसमें जो अप्लाई आप करेंगे उसमें करेक्शन विंडो ओपन होने का ऑप्शन इस बार खत्म किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो अब यहां से हमको क्या ध्यान रखना है साजिद साहब, जब फॉर्म फिल करना है तो बहुत प्रिकॉशस होकर एक इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अगर एक गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जी वी शुड वेरी केयरफुल, डेफिनेटली जब हमको फॉर्म भरना हो तो बहुत केयरफुल रहना है कि कोई भी मिस्टेक हम ना करें जी। और करेक्शन विंडो जो ओपन होती थी वो बिल्कुल नहीं होगी इस बार, नहीं हो रही है 3rd एंड 4th के लिए जी, नहीं हो रही है। तो अब देखें अब कितना पहला सवाल जो आपने किया सना की वालदा के लिए, तो मैं तमाम वालदाओं से और तमाम पेरेंट्स से यहाँ से मैं गुजारिश करूंगी, जब बच्चे फॉर्म फिल करें तो आप उनके साथ बैठें, देखें, आप भी देखें कि क्या वो अपने नाम की स्पेलिंग में कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं डेट ऑफ बर्थ फिल करने में कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। और अब इंसान को अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर आप कोई चीज लिखें और दूसरों से जब चेक कराएंगे तो आपकी गलती पकड़ में आएगी, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि जब बच्चा फॉर्म फिल करे तो जरूर एक एक चीज आप प्लीज जरूर मॉनिटर कीजिएगा। जी चलिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एडवांस की अगर हम बात करें जेईई मेंस के बाद और लास्ट ईयर की भी बात करें तो कुछ लोगों के रिजल्ट आ गए थे लेकिन एडवांस नहीं दे पाए थे, तो आगे अभी क्या होने वाला है, मतलब कैसे पार्टिसिपेट कर वापस से उन्हें जेईई मेंस देना पड़ेगा? देखिए, जो पेंडेमिक आया है, जितने लोग जो प्लानिंग करते हैं वो भी तो इंसान है, वही तो समझते हैं कि किसी की परेशानी क्या रही होगी जी। तो जिसने 2020 में जेईई मेंस क्वालिफाई किया और एडवांस के लिए एलिजिबल था जी, और वो पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी वजह से अपीयर नहीं हो पाया, हाँ उसकी तबीयत ख़राब हो या जिस रीजन में रहता हो वहाँ पे कोविड ज़्यादा हो या जहाँ जाना हो वहाँ पहुँच नहीं पाया हो, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन आ गया है कि इस बार आप मेंस बिना फेस किए हुए एडवांस में पिछले साल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप इस बार का एडवांस दे सकते हैं। ओके, तो ये एक प्लस पॉइंट उन बच्चों के लिए हो गया जो 2020 में मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के लिए एलिजिबल थे, किसी वजह से पेपर 1 पेपर 2 एडवांस का नहीं दे पाए, तो इस बार उनको जेईई मेंस के सेशंस उनको नहीं देने हैं, पिछले बार वाली एलिजिबिलिटी को लेकर के इस बार के एडवांस में वो अपीयर हो सकते हैं। तो जो इस बार के बच्चे हैं उन्हीं के साथ उन्हें अपीयर होना है या उनका सेपरेट होगा कुछ? नहीं, सेम। आई थिंक टफ और एग्जामिनेशन ज़्यादा टफ हो गया।
देखिए मतलब कितनी अच्छी बातें आप रख रहे हैं यहाँ पर कि यही तो चीज है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एग्जाम टफ ही तो होगा ना। तो जब आपको निकलना है उसी वक्त अपना अटेम्प्ट पूरी मजबूती के साथ आपको लेना है। तो सर ये तो ऐसा ही हो गया कि 12th के बाद फॉर एग्जांपल 100 बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे जी। अब एक साल एंट्रेंस एग्जाम एडवांस का नहीं हुआ है जी। तो 100 पीछे से और आ गए, यानी 200 बच्चों के साथ आपको फाइट करना है। फाइट करना है जी। एंड इट इज रियली वेरी टफ आई थिंक। होगा ही। और देखिए यही तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप देखिए कट ऑफ जो है एंट्रेंस के सिलेक्शन की वो तो क्या सीट भी नंबर ऑफ सीट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एडवांस के लिए 100 सीट थी तो क्या इस बार सीट्स और बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। या बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो वी कैन इंक्रीज द सीट। कुछ सीट्स बढ़ रही हैं, कुछ नए ब्रांचेस अभी आ रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे। नई फील्ड भी आ रही है, लेकिन उस रेशियो से जिस रेशियो से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे उस रेशियो से सीट्स अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, सीट्स कितनी बढ़ेगी, 500,000 बढ़ेगी, बच्चे बढ़ जाएंगे, 40,000 50,000 बच्चे बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको फाइट देना। देखिए टफ का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, फाइट आपको देना है अपने आप को मजबूत। जी एक सवाल भी यहाँ पे था कि JEE मेंस की लास्ट ईयर की अगर हम बात करें जो एग्जाम हुआ था और अभी जो एग्जाम हो रहा है, सिलेबस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कुछ कट ऑफ किया गया है सिलेबस में और इस बार थोड़ा सा अलग है, तो क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है एडवांस में एग्जाम देने के लिए? एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस एकदम कट नहीं किया गया है, सिलेबस सिर्फ कट हुआ था बोर्ड एग्जामिनेशन का। ओके। उसमें सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कहीं भी सिलेबस में थोड़ी भी कोई कमी नहीं की गई है। जो सिलेबस पहले से डिफाइंड है, जो बच्चों ने पहले सेशन में जिस सिलेबस को फॉलो किया वही सेकंड, वही थर्ड, वही फोर्थ, और वैसे एडवांस का भी सिलेबस होगा। सिलेबस में कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना है आपको एंट्रेंस के लिए खास तौर से। चलिए JEE मेंस की बात कर रहे हैं, अभी इसी मंथ में एग्जाम है, तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंस टिप्स दे। हर बार आप देते हैं और जैसा कि आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं, फैकल्टी मैथ्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे खासकर JEE मेंस और एडवांस के बच्चों को? रिकैप करना है बहुत जल्दी आपको। रिवीजन रोज 4 से 5 घंटा रिवाइज कीजिए। एक टेस्ट पेपर लगाइए, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और ख़ास तौर से प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ JEE मेंस में पिछले जो 2 सेशन हुए हैं उसमें 4 आपकी शिफ्टें हुई हैं, 4 दिन एग्जाम हुए हैं और एक दिन मॉर्निंग इवनिंग यानी मॉर्निंग आफ्टरनून, यानी 8 पेपर हो गए पहले सेशन के और 8 हो गए दूसरे सेशन के। तो 16 पेपर ऑलरेडी NTA की साइट पे अवेलेबल है जो एग्ज़ाम हो चुका है। उन 16 पेपर को ज़रूर एक बार अटैम्प्ट कीजिएगा, उससे आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा उसका पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा और वो बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी क्योंकि आज वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने फोकस किया बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम पर कि किस तरह से उन्हें मेहनत करना है और साथ ही साथ जो सवाल थे उसके जवाब भी आपने दिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, ये प्रोग्राम तो वक्त पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा जो सफ़र है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जब भी आपके जहन में सवाल उठे तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम आपके सामने हाजिर हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, शायद आपको बेहतरीन रास्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए मिल सके। नाज़रीन, लेकिन जाते जाते आप तमाम को बताना चाहूँगा कि अगला एपिसोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होने वाला है, हम लोग 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो हुए नहीं हैं, तो रिज़ल्ट कैसे आएगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि CBSE का पहली बार सुनने में आ रहा है कि 2021 और 22 का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। किस तरह से एग्ज़ामिनेशन आने वाले साल में होंगे, क्या सिलेबस होगा और किस तरह से आपको तैयार रहना है, इन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन अगले एपिसोड का करिए इंतज़ार। देखते रहिए चैनल विन। लेकिन अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में इसी वक्त। तब तक रखिए अपने अपनों का ख्याल। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।